अ, मैं राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 11 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र। इसके वाले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। यह समाजशास्त्र का दूसरा भाग है। इस पे पहले में हम लोग देख लिए समाज की अवधारणा, समाज की परिभाषा और समाज की विशेषताएं। अब आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे एक समाज। एक समाज किसे कहते हैं? तो समाजशास्त्री मेंजर के अनुसार देखेंगे, एक समाज मनुष्यों का ऐसा समूह समझा जा सकता है जो कुछ समान कार्यों में चेतन अवस्था में भाग लेते हैं। यानी एक समाज हो जाए जैसे कुछ चेतन कार्य, जैसे किसान का वर्ग हो या छात्रों का वर्ग हो या कुछ समूह का, तो उसे हम एक समाज कहते हैं। जो चेतन अवस्था में कार्य करते हैं उसे हम एक समाज कहते हैं। अब देखेंगे समाज और एक समाज में अंतर। समाज और एक समाज में अंतर। समाज, एक समाज। समाज जो होता है वह अमूर्त अवधारणा है, यानी जिसको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं। और एक समाज यह मूर्त अवधारणा है जो दिखाई देता है, जो माने कुछ व्यक्तियों का समूह बनता है जो सामने दिखाई देता है। और समाज देखेंगे, दूसरा जो विशेषता है इसमें देखेंगे, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का नाम है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक झुंड होता है, माने एक झुंड होता है। और तीसरा देखेंगे इसका, समाज सामाजिक संबंधों के कारण जटिल होता है, जबकि एक समाज में तुलनात्मक सरलता पाई जाती है। क्षेत्र की दृष्टि से समाज विस्तृत होता है, जबकि एक समाज संकुचित होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए एक समाज और एक समाज में अंतर देख लिए। समाज को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण। समाज को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण निम्न हैं, जो इस प्रकार हैं। इसके पहले हम लोग समाज और एक समाज देख लिए। अब समाज को समझने के लिए कुछ दृष्टिकोण हैं, उनको समझ लें। पहला, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान तक ही सीमित होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने निजी जीवन और स्थानीय वातावरण के अनुसार सीमित ज्ञान के आधार पर अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता है। वर्तमान में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण सही नहीं माना जाता है। तो यह देखेंगे समाज दृष्टिकोण में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, यानी जहाँ पर व्यक्ति बस अपने विशेष व्यक्ति अपने विषय में सोचता है या अपने स्वार्थ के बारे में या अपने निजी जीवन के बारे में सोचता है, तो ऐसे दृष्टिकोण को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। केवल वह सीमित ज्ञान के कारण वह केवल अपने ही लाभ के बारे में, अपने ही हानि के बारे में सोचता है और दूसरे के बारे में नहीं सोचता। तो ऐसी दृष्टिकोण को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। अगला दृष्टिकोण की तरफ हम देखेंगे, जो समूहवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि समाज के रूप में सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का संबंध व्यक्तिगत हितों से न होकर जनहित में मुद्दों से अधिक होता है। इसका तात्पर्य कि समूहवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि व्यक्ति की तुलना में सामूहिक अंतरक्रियाओं अथवा सामूहिक जीवन का महत्व अधिक होता है। तो इसके पहले हम लोग देख लिए व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, जिसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अपने लाभ हानि के बारे में। लेकिन दूसरा जो समूहवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्ति अपने विशेष न सोचकर वह समूह के लाभ हानि के विषय में सोचता है। तो ऐसे दृष्टिकोण को हम लोग समूहवादी दृष्टिकोण कहते हैं। अगले दृष्टिकोण की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला बहुजन दृष्टिकोण।
बहुजन दृष्टिकोण। बहुजन दृष्टिकोण को अनेकतावादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसके अनुसार समाज का तात्पर्य संबंधों की उस अवस्था से है जो एक दूसरे से भिन्न संस्कृतियों, धर्मों, प्रजातियों, भाषाओं और विचारों वाले लोगों के द्वारा स्थापित होती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो समाज की अवधारणा को पहले से भिन्न रूप में स्पष्ट करता है। तो इस तरह से इसके पहले हम लोग देख लिए व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और समूहवादी दृष्टिकोण। अब हम लोग देख रहे हैं बहुजन दृष्टिकोण, माने इसमें देखेंगे समूहवादी की तरह ही है। बहुजन माने जब विभिन्न वहाँ पर भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों और प्रजातियों से संबंधित जो अवधारणा होती है या जो विचारधारा होते हैं तो उसे हम लोग बहुजन दृष्टिकोण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग समाज को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण जो थे, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, समूहवादी दृष्टिकोण और बहुजन दृष्टिकोण देख लिया। हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे समाज शास्त्र का उद्भव एवं विकास। हम लोग इसमें देखेंगे समाज शास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ। 19वीं शताब्दी के विद्वानों में अगस्त काम्ट ने भी फ्रांस में एक सम्मानित स्थान बना लिया था। उन्होंने एक ऐसे सामाजिक विज्ञान की रूपरेखा बनाना शुरू कर दी जिसके द्वारा सामाजिक जीवन की वास्तविक दशाओं को अधिक प्रगतिशील बनाया जा सके। उन्होंने अपने नए सामाजिक विज्ञान को सामाजिक भौतिकी का नाम दिया। शीघ्र ही दूसरे लेखकों ने काम्ट के विचारों को लेकर जो टिप्पणियाँ दी, उन्हें देखते हुए सन 1838 ईस्वी में काम्ट ने समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले को समाजशास्त्र के नाम से संबोधित किया। इसी कारण काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहले उसको यानी सामाजिक भौतिकी का नाम दिया गया। बाद में कुछ समाजशास्त्रियों ने इस पर टिप्पणियाँ की। उन टिप्पणियों के कारण फिर उसका निष्कर्ष निकला कि उसी सामाजिक भौतिकी का नाम बदल कर फिर 1838 ईस्वी में उसे समाजशास्त्र नाम दे दिया गया। और इसकी सबसे पहले जो विकास करने वाले या खोज करने वाले थे काम्ट, उन्हीं को इस समाजशास्त्र का जनक भी कहा गया। तो आगे हम लोग देखेंगे भारत में समाजशास्त्र का विकास। भारत में समाजशास्त्र का विकास 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत में जब नई शिक्षा व्यवस्था का प्रसार होना शुरू हुआ, तब सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र को विकसित करने की भी ज़रूरत महसूस की जाने लगी। फलस्वरूप सबसे पहले सन 1919 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का एक अलग विभाग स्थापना की गई। सबसे पहले देखेंगे भारत में जो शुरुआत हुई 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन या इसके विभाग की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। भारत में समाजशास्त्र को प्रतिष्ठित करने तथा इसे विकसित करने में जी.एस. घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, श्रीनिवास आदि ने प्रमुख योगदान किया। तो इस तरह से देखिए हमारे भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि एक समाज और समाज के दृष्टिकोण और समाजशास्त्र का किस तरह से विकास हुआ और फिर समाजशास्त्र का हमारे भारत में किस तरह से विकास हुआ, इसका इस वीडियो में हम लोग अध्ययन कर लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे।